के हिसाब पर एक नई विचारधारा बनाते हैं। लेकिन चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से अलग है, चाइना वाले अलग ही कमाल कर गए। हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी से अपनी एक नई एस्ट्रोलॉजी बना दी और अपने सारे लोगों को ट्रेन करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया, और हम इंडियन वाले अपनी एस्ट्रोलॉजी से ही नहीं सीख पा रहे हैं। तो हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी यानी कि वो जो निचोड़, यानी कि वो जो क्रीम है, वो सब कुछ आज हम पता कर लेंगे। सबसे मजेदार तो बात यह है कि जो भी आपका ईयर होता है, जिस ईयर में आप जन्मे हो, लेट सपोज डेट आपका मंथ है, आपकी डेट है, आपका ईयर है, ना मंथ चाहिए हमें, ना डेट चाहिए हमें, सिर्फ आपका चाहिए तो चाहिए ईयर। और ईयर पर ही पता कर देंगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको किस चीज से संभल कर रहना चाहिए, 2026 आपका कैसा जाएगा, करियर में आप कैसा खेलोगे, आपकी वेल्थ कैसे होने वाली है, पैसा कहां कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, बचकर कैसे रहोगे, आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है। और सबसे अजीब सी बात है कि हमारे में 12 राशियां हैं। राशियों को अगर आपको नहीं डिटेल में लेना है, बोर हो चुके हो, हटा दो, क्योंकि 12 जानवर लेकर आए हैं मैम, और इनके पास एक ऐसी स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही रहस्यमयी है और सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग कि मजा आ जाएगी आपको। उस स्टोरी में वो 12 जानवर हैं और हर एक जानवर की अपनी क्वालिटीज है, और वो क्वालिटीज आपके अंदर से देखकर आपके बारे में बता देंगी। तो आप तो अपने बारे में जानोगे ही, दुनिया के हर एक इंसान के बारे में जानोगे। तो ये नॉलेजेबल पॉडकास्ट के लिए आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, क्योंकि आपको मैम के साथ साथ में एक बेटर न्यूमरोलॉजर भी बनना है। अगर आप चाहो, नहीं चाहते हो तो सीख लो, कुछ नया है। सही बात है मैम? बिल्कुल मयंक जी, ऐसा ही होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी ही दिलचस्प एक हाँ। एस्ट्रोलॉजी है जिसकी नॉलेज मैं सबके लिए लेके आई हूँ। और आपको याद होगा कि मैं लोशो ग्रिड की तरफ इतनी आकर्षित जब हुई थी और उसको पूरा समझा था, तो मैंने बताया था कि ये हमारे लक्ष्मी यंत्र जैसा ही सही है। मतलब बना हुआ था। करेक्ट। अच्छा, जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी जैसा कि आपने बताया था, ये चाइना वाले भी एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं? हाँ, तो इनकी एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी थोड़ी अलग होती है हमसे, पर मैं इसकी तरफ आकर्षित इसलिए हुई क्योंकि इतनी बढ़िया है। इसमें जो 12 एनिमल्स लिए गए हैं, 12 जानवर लिए गए हैं, वो एक्चुअल में हमारे ही देवी देवता के वाहन या अवतार है। हाँ, यानी कि चुराया हमसे और अपने एस्ट्रोलॉजी बना ली। तो इस वजह से मैं आकर्षित हुई। हाँ। और मैंने इसको डीपली स्टडी किया। ठीक है। इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। तो आज जैसे जैसे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से जानवर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स हैं, और वो लोग जब ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं अपने साल से उस जानवर को मैच करेंगे, फिर मेरी बताई हुई बातों से खुद को मैच करेंगे, तो उनको परम आनंद आएगा कि ये कैसे हुआ। यानी डेट ऑफ बर्थ की नीड तो पड़ेगी इसमें? सिर्फ आपके ईयर ऑफ बर्थ से ही अभी हम काम चला लेंगे। तो ना हमें मंथ से मतलब है, ना डेज से मतलब है? अभी नहीं है। आज जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ पे ही प्रिडिक्शन है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए। हाँ। कुछ अच्छा, नया सीखेंगे। इसके साथ साथ मैं एक स्पेशल चीज बताऊंगी। मैं हर एनिमल की 2026 की प्रिडिक्शन भी लाई हूँ। हाँ, इस प्रिडिक्शन को मैंने 4 हिस्सों में हर एनिमल के लिए तोड़ा है। उनके लव एंड रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उनका करियर कैसा रहेगा, वेल्थ का फ्लो कैसा रहेगा, और हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है। अब ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, बट मैंने जैसे कहा कि हमारे देवी देवताओं के ही वाहन या अवतार हैं, ये 12 जानवरों पर आधारित है। ठीक है। ये कैसे बनी, इसकी कहानी क्या थी, ये सब मैं आपको बताती हूँ। इसके रिजल्ट में आपकी क्या क्या मदद होगी वो बताती हूँ। लोग खुद को समझ पाएंगे और इसकी हेल्प से जान पाएंगे उनका बेस्ट फ्रेंड, यानी कि उनके लिए बेस्ट जानवर वाली राशि कौन सी है। अच्छा। सेकंड लेवल पे, अगर किसी को शादी करनी है तो इनके ग्रुप्स होते हैं। अगर तो आपने उस ग्रुप वाले एनिमल से शादी कर ली जिस ग्रुप का हिस्सा आप खुद भी हो, तो वो शादी बहुत ही बढ़िया चलती है। ये सब भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। इसकी स्टार्ट में एक दिलचस्प कहानी बैठी है। बहुत साल पहले की बात थी। एक राजा थे जो अर्थ यानी कि हमारी धरती और ब्रह्मांड यानी कि हेवन दोनों के राजा थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक बड़ा सा काल चक्र बनाना है, पर ये काल चक्र बनाने के लिए मैं सोचता हूँ 12 साल बनाऊं, क्योंकि एक साल में 12 पूर्णिमा आती है। तो मैं 12 साल बनाना चाहता हूँ एक साइकिल में। फिर ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। ये 12 साल की साइकिल रिपीट होगी। पर ये 12 साल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्रह्मांड में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनके तो तत्व ले लूँगा। लेकिन धरती एक ऐसी जगह है जिस पे हम रहते हैं, पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता।
अगर आप देखो कहीं भी भविष्य बताया जाता है तो बाकी सारे ग्रहों की बात चंद्र हो हो रही गया, है, शुक्र हो गए, सब सूर्य आ हो गए, गए। हाँ धरती कहाँ गई? धरती की कोई हाँ, बात ये नहीं कर बात तो रहा। सही है। तो मैं धरती को महत्व दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, धरती पे एक बहुत बड़ी रेस की आयोजना करूंगा और जितने भी जानवर हैं वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो पहले 12 आएंगे उनको ऑनर करने के लिए मैं उनके नाम पे वो साल रख दूंगा। ठीक है, बड़ा मजा आया। अब रेस की आयोजना हो गई, सारे जानवर वहां पर पहुंच गए। अब रेस शुरू हुई। जब रेस शुरू होने लगी तो राजा ने घोषित किया कि एक बड़ी सी नदी है, ये पार करके सब जानवरों को आना है। जो मेरे पास पहले आता जाएगा वो ही मेरी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में पहला जोडियक यानी फर्स्ट ईयर उसके नाम पे रख दिया जाएगा। फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके मैं 12 जानवरों का चुनाव करने वाला हूँ। जब रेस शुरू हुई तो वहां पर एक छोटा सा चूहा था, सबसे छोटा। वो तो डर गया, उसने बोला कि मैं कैसे जीतूंगा? शेर है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, मैं इन बड़े बड़े जानवरों का मुकाबला कैसे करूंगा? एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा समझौता करता हूँ, किसी के साथ एक पार्टनरशिप बिठाता हूँ। शेर के पास जाके बोला मेरे को अपनी पीठ पे बिठा लो ना, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं पक्का आपके फर्स्ट आने से पहले उतर जाऊंगा। शेर ने बोला भाग जा यहाँ से। चल बाप। घोड़े के पास गया, आप बिठा लो, आप तो घोड़े हो, आप तो डेफिनेटली फर्स्ट आओगे। घोड़े ने भी भगा दिया। अब वो पहुंचा बैल के पास। अब बैल यानी कि इंग्लिश में ऑक्स, उनके पास पहुंचा और बोला प्लीज बैल भाई आप मेरी मदद करो। अब बैल कैसा था ना, उसको इस सब से कोई मतलब ही नहीं था, कौन जीते कौन हारे। उसने बोला आजा बैठ जा मेरी पीठ। ठीक है, तो देख के चूहे को देख के बिल्ली भी आ गई। बिल्ली बोली भाई मुझे भी बिठा लो, मैं भी छोटी सी कहाँ ही जीतूंगी। वो भी बैठ गई। At 4 p.m. Eastern, the market. अब बैल जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, तो भागा, घोड़ा भागा, इधर से शेर भागा, बाकी जानवर भाग रहे हैं, खरगोश भी है, सांप भी है, सब लगे हुए हैं, यहाँ तक कि मुर्गा भी आया हुआ रेस में, वो भी है। और उस टाइम पे चाइनीज माइथोलॉजी में ड्रैगन भी हुआ करते थे, तो ड्रैगन भी है, सब रेस में भाग रहे हैं। अब चूहा जो है वो बैठा है बैल के ऊपर, ठीक है, और ये फिनिशिंग लाइन के पास आ रहे, इन्होंने नदी फुल स्पीड पे पार कर ली। जब ये नदी के बाहर आने वाले थे, चूहे ने क्या किया, बिल्ली को धक्का मार दिया पानी में कि एक कंपटीशन तो कम हो जाए, मैं तो फिनिशिंग लाइन के पास हूँ, इसको जाने दो, डूबे मेरा क्या जा रहा है। और जैसे ही बैल जीतने लगा, नदी के पार आके राजा के पास पहुंचने लगा, चूहे ने छलांग लगा दी। अब चूहा आया पहला और बैल आया दूसरा। आप सोचो, छोटा सा चूहा। अब ये कहानी जरूरी क्यों है मयंक जी? इसी कहानी से इन जानवरों के ट्रेट्स निकलने वाले हैं। अच्छा, तो ये कहानी भूलनी नहीं है, ये कहानी ठीक है। सबको याद रखनी है कि चूहा निकला शातिर, सबको छोड़ के रेस में आ गया नंबर 1। ठीक है, और बैल बेचारा कोई बात नहीं नंबर 2 पे आ गया। अब वो भी खुश बड़े, होगा, उसमें भी खुश हो गया वो। खुश था। पागल होता। खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब सब देख रहे हैं कि नंबर 3 पे कौन आएगा। घोड़े से सबको बड़ी उम्मीद है क्योंकि ये तो लंबी रेस का घोड़ा, कि घोड़ा तो जीत जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और राजा की बैक ऑफ द माइंड उम्मीद ड्रैगन से भी है कि ये तो ऊपर उड़ता है, ये तो इतना बड़ा है, ये तो सबसे पहले आ जाना तो चाहिए ये था। क्यों नहीं आया उड़ के? ये क्यों नहीं आया उड़ के? तीसरे नंबर पे हमने देखा शेर आया, दहाड़ता हुआ, पानी को चीरता हुआ शेर आ गया। बोले तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब भी उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई अब कौन आएगा, देखे तो, क्योंकि अब देखा जाए तो सारे बड़े बड़े जानवर पहुंच रहे चूहे को छोड़ के, जिसने शातिरता करी है। अब देखा जा रहा है कि शेर के आने के बाद खरगोश पहुंचता है। हाँ, तो राजा ने बोला भाई तुम कहाँ से आए? तो बोला मैं तो नदी में डूब रहा था, वो ड्रैगन भाई बड़े अच्छे हैं, उन्होंने अपनी सांस से मुझे धक्का मारा, मैं आगे आ गया। तो राजा बोला ये कितना अच्छा है, इसने छोटे से खरगोश की मदद करी। जैसे ही खरगोश पहुंचा उसके बाद ड्रैगन आ गया। तो राजा ने बोला तुमसे तो उम्मीद थी तुम सबसे पहले आओगे। बोला मैं आने वाला था, पर जब मैंने इस नन्हे खरगोश को डूबते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरी ड्यूटी में ही दूसरों की सहायता कर रहा है, ये मेरी नेचर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब कौन कौन आ चुका है? चूहा पहले, फिर हमारे पास बैल आ चुका है, बैल के बाद हमारे पास शेर आ चुका है, शेर के बाद हमारे पास खरगोश आ चुका है, खरगोश के बाद हमारे पास ड्रैगन भी आ चुका है। ठीक है,
अब ड्रैगन के बाद सब आंखें गड़ा के बैठे कि भाई घोड़ा दिख जाए, लंबी रेस का घोड़ा कहाँ है। तो देखते हैं कि घोड़ा आ रहा है फुल स्पीड पे नदी पार करके जीतने। सबने बोला चलो अच्छा है, घोड़ा आ गया फाइनली। घोड़े के पैर में सांप ने अपने आप को बांध लिया था। जैसे ही नदी क्रॉस हुई और रेस की फिनिशिंग लाइन आई, सांप ने छलांग लगा दी। सांप पहले आ गया, उसके पीछे घोड़ा हो गया। अब वेट हो रही है कि भाई इतने सारे जानवर तो आ चुके हैं, अभी भी कुछ रह गए हैं, अब वो कहाँ हैं, कम से कम 5 जानवर रह गए। तो देखा कि एक लकड़ी का फट्टे पर बंदर बैठा है, गोट बैठी है और साथ में मुर्गा बैठा है। अब मुर्गा और गोट तो नाव चला नहीं सकते, बंदर को आती थी, बंदर उनको आगे लेकर आ रहा है। तो राजा को बड़ी खुशी हुई देखकर कि ये तो पार्टनरशिप और टीम वर्क का प्रतीक निकले, ये तीनों तो बड़े अच्छे से आए हैं। तो उन्होंने अगला स्थान जो है आपके घोड़े के बाद वाला सबसे पहला गोट को दिया, उसके बाद मंकी को दिया और उसके बाद मुर्गे को दिया। घोड़ तो पीछे बैठी थी मंकी के। बट मंकी इतना अच्छा था कि उसने बोला लेडीज फर्स्ट, इनको आगे जाने दो। यार ये पागल बंदर एकदम। ठीक है, अब ये भी आ गए। अब कौन बचा? अब 2 जगह अभी भी खाली है और बड़े सारे जानवर अभी भी रेस का हिस्सा है। थोड़ी देर में देखा कि लहराता हुआ, भागता हुआ, खेलता कूदता हुआ कुत्ता आया। तो वो बोले ये कहाँ से आया, तुझे तो पहले आ जाना चाहिए था तेज भाग के। तो बोला मेरे को नदी में पानी में खेलने में इतना मजा आ रहा था, मैं खेलते कूदते आया बहुत हूँ। बढ़िया। अब डॉग को भी एंट्री मिल गई, एक स्थान बचता है। तो राजा ने बोला जाने देता हूँ, 11 ही राशियों का बना लेंगे 11 साल, एक को छोड़ते हैं। इतने में सुअर की आवाज आई, सुअर आया, बोले आप कहाँ थे भाई साहब? तो बोले मेरे को तो भूख लगी तो मैं तो खाने पीने बैठ गया और फिर आया नदी क्रॉस कर। इनका फेवरेट सामान तो पानी में मिला नहीं होगा एकदम। तो ये खेतों में खा पी रहे थे, उसके बाद इन्होंने नदी में पांव रखा और यहाँ तक पहुंचे। तो राजा ने बोला चलो ठीक है, अब इस कहानी को हम अपनी कहानी से, इंडिया से कैसे जोड़ते हैं। ठीक। चूहा जो है, जो नंबर 1 पे आया, किसका वाहन? अपने भैया जी, मैं गणेश तो जी उनको का, भैया जी बोलता गणपति हूँ। बप्पा मोरया। ठीक है, मूषक राज जी उनकी सवारी हुए। दूसरे नंबर पे जो बैल यानी कि ऑक्स आया, हमारे शिव जी के नंदी, जो उनके परम भक्त भी हैं, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे शेर आया, शेरा वाला माता की तीसरे नंबर पर सवारी। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन आया? खरगोश आया। खरगोश को हमारे यहाँ पे चंद्रमा से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा का प्रतीक हमारे खरगोश जी भी पहुंच गए। खरगोश जी के बाद जो चाइना का माइथोलॉजिकल ड्रैगन आया, वो हमारे लिए विष्णु भगवान का गरुड़ है। ओह, है ना। ठीक है, वो 5 नंबर। पहुंचे। वो क्या करे, सहायता ही की ना सबकी सही उन्होंने। बात है। सही बात है, वो आ गए। उनके बाद कौन आया? उनके बाद सांप पहुंचा, जो घोड़े के पैर में लिपटा हुआ था। तो सांप कौन हुए? हमारे शेषनाग हुए, जिसपे विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं। वासुकी महाराज। वासुकी महाराज हुए दोनों। ठीक है, उसके बाद घोड़ा आया, सूर्य देव का वाहन घोड़ा हुआ। करेक्ट। घोड़े के बाद कौन आया? घोड़े के बाद आई बकरी। बकरी क्या है? अगर आपको पता है, जो आई एम श्योर आपको पता होगा, ऑडियंस के लिए, अग्निदेव का वाहन भी बकरी है और मेलेडी माता का वाहन भी बकरी है। ठीक है, उसके बाद कौन आया? बंदर आया। जय श्री राम जय हमारे श्री राम, हनुमान जी। ठीक है, उसके बाद कौन आया? मुर्गा आया। बहुचर माता का वाहन मुर्गा है, वो आ गए। ठीक है, मुर्गे के बाद आया कुत्ता, काल भैरव का काल भैरव वाहन जी। कुत्ता आ गया। और आखिरी जो सुअर, पिग आया। वो सुअर और पिग को अगर आप ध्यान से देखो तो विष्णु जी के एक वराह अवतार। रूप, वाराह अवतार। वराह अवतार था इनका। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारे ही देवी देवताओं के वाहन या रूप है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ऑडियंस की हेल्प के लिए हम इसको जो है स्क्रीन पे भी दिखाएंगे बार बार, तो वो अपने ईयर्स मैच कर पाएंगे। मज़े की बात ये है कि आप इसके साथ सिर्फ अपना नहीं, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस वाले सबका एनालिसिस कर सकते हो। भाई मेरी जो वाइफ है मुझसे ऐसे बात क्यों करती है? अच्छा। मेरा छोटा भाई तो मेरे साथ बड़ा अच्छा है, ये बड़ा वाला मेरे को तंग क्यों करता है? मेरी मम्मी को छोटा भाई से बड़ा वो लाड करती है, मुझे क्यों डांट लगा देती है? ये जो मेरा बॉस है ना, ये उसको बड़ा फेवर करता है। या फिर ये मेरे से बड़े अच्छे से बात करता है, हम दोनों दोस्त क्यों हैं बचपन से, हमारी ट्यूनिंग इतनी अच्छी कैसे है? या हम दोनों को मिलते ही प्यार कैसे हो गया और आज तक प्यार है, ऐसी लव स्टोरी कैसे बन गई?
ये सब इससे क्लियर हो जाएगा। आप अपना साल देखो, उनका साल देखो, मेरी बताई हुई ट्रेड्स पे फोकस करो, आपको आपका जवाब खुद मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो शुरू करें। क्या? कैलकुलेशन है 12 साल की। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1900 से मैं स्टार्ट करूं, मैं बहुत पीछे जा रही हूँ जानबूझ के। 1900 में रैट का साल शुरू किया गया, ठीक है। तो अब रैट जो रेस में पहला आया था, पहला साल रैट को मिला 1900 का। रैट का साल 12 साल बाद रिपीट होगा, तो यानी कि 1912, 1924, 1936, 1948, ऐसा करके वो पूरा 12 साल में रैट आता रहेगा। सेकेंड लेवल पे कौन था? ऑक्स, यानी कि हमारा बैल, बैल। ठीक है। अगर 1900 मिला बंदर को, तो 1901 मिला बैल को। अच्छा। ये भी हर 12 साल में आएगा। तीसरे लेवल पे आया टाइगर, टाइगर को मिला 1902। ऐसे करके पूरे 12 जानवर के सीक्वेंस में ये सारे ईयर्स अब चलते जाएंगे। और आप कैलकुलेशन ऐसी देखोगे कि हर 12 साल में सेम जानवर रिपीट होता है। हाँ। इसीलिए ये 2026 भी एक जानवर का साल है। अच्छा। हाँ, और प्रिडिक्शन इस पे बनेगी कि जिस जानवर का साल है, अगर तो आपकी भी राशि उस पे है, आप भी उसी साइन में जन्मे हो, तो ये साल आपके लिए कैसा है। अगर आप उसके दोस्त में जन्मे हो तो कैसा है, दुश्मन में जन्मे हो तो कैसा है, उसके ग्रुप में जन्मे हो तो ये साल आपके लिए कैसा है। करेक्ट? यहाँ तक हम क्लियर है? ठीक है। तो अब तक ऑडियंस ने क्या किया होगा, हमारे चार्ट को देखकर ये समझ लिया होगा कि वो कौन सा एनिमल है। तो अब जो चार्ट हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं, उसमें उन्हें कुछ कैलकुलेशन खुद नहीं करनी, सिर्फ अपने ईयर ऑफ बर्थ को स्पॉट करना है। ठीक है। जहां आपको आपका ईयर ऑफ बर्थ दिख जाए, 1999, 1996, 1980, 2000, 2001, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, उसके आगे एनिमल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप समझ चुके हो कि आपका एनिमल कौन सा है, यानी तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कैलकुलेट करके आए। कैलकुलेट हमने कर दिया, ठीक है। सारा बना दिया चार्ट आपके लिए, ठीक है। होता सिर्फ क्या है कि जो हमारे राजा थे, जेड एम्परर, इन्होंने बात करी थी कि मैं ब्रह्मांड के ग्रहों को भी पकड़ूंगा और पृथ्वी को भी महत्व दूंगा। तो इन्होंने ब्रह्मांड के बड़े बड़े 5 ग्रहों से बात करी और उन सब का एक एक तत्व लिया। इन्होंने सबसे पहले जो बुध ग्रह था, उससे पानी का तत्व लिया। शुक्र ग्रह से इन्होंने मेटल का तत्व लिया। उसके बाद इन्होंने जुपिटर ग्रह से वुड यानी कि लकड़ी का तत्व लिया। उसके बाद इन्होंने मंगल ग्रह से फायर यानी कि अग्नि का तत्व लिया। और फिर ये गए शनि के पास, सैटर्न के पास, और बोला तुम मुझे पृथ्वी का ही एक तत्व दे दो। इन्हें पृथ्वी से बहुत लगाव था, तो सैटर्न ने उन्हें पृथ्वी का ही तत्व दिया। राशियां हैं, 12 जानवर और 5 तत्व हैं। तो जब भी ये जानवर अपने बार बार साइकिल में रिपीट होते हैं, जैसे 1900 में चूहा आया, तो वो इन 5 में से एक मेटल लेकर आया होगा। मेटल, फायर, वाटर, अर्थ या फिर वुड, तो वो इनमें से एक तत्व भी लाया है। जब वो 12 साल बाद रिपीट हुआ, वापस चूहे का साल आया, अब ये चूहे का एलिमेंट बदलेगा। इसलिए आप देखोगे हर चूहा एक जैसा नहीं है, हर शेर की राशि वाले लोग एक जैसे नहीं है, हर घोड़े की राशि वाले लोग एक जैसे नहीं है, उन पे तत्व का भी असर है। अच्छा। अब जो हम दूसरा चार्ट अपनी ऑडियंस को याद दिखा रहे हैं, उन्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, उनका तत्व भी इस पे साल के साथ जोड़ दिया गया है। तो अब लोग कैसे बोलेंगे कि मैं तो मेटल मंकी हूँ, ठीक है, मैं तो वुड टाइगर हूँ, मैं तो वाटर हॉर्स हूँ, ऐसे करके अब वो अपना एलिमेंट और ईयर देख सकते हैं। अब ऑडियंस की जानकारी के लिए 2026 आया है फायर हॉर्स की ज़ोडिएक में। फायर हॉर्स यानी कि घोड़ा और तत्व अग्नि का, यानी कि पावर और साथ में एक तरीके की लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर, ये है 2026। अब इसी 2026 फायर हॉर्स को जब हम इंडियन पे डालते हैं, तो हमारे लिए सूर्य का साल है, पावर और लीडरशिप का है, मैच हो गया, सेम एनर्जी लाया है, ठीक है। बात शुरू करें, अब रैट से लेकर जाएंगे हम सीधा एंड तक, यानी कि पिग तक। रेडी है? ठीक है। जैसे जैसे मैं एक एक राशि के बारे में बताऊंगी, हम स्क्रीन पे एक बार ऑडियंस की बेनिफिट के लिए उस राशि के साल दिखा देंगे, ताकि वो श्योर हो जाए ये उन्हीं का साल है। सबसे पहले बात करते हैं चूहे की, यानी कि रैट की।
जो लोग भी रैट ईयर में जन्मे हैं वो कैसे होंगे? सबसे पहले चूहे ने रेस में क्या किया था? मैंने कहा था ना कहानी काम आएगी। क्या किया था? सेटिंग खुद करी किया थी। था। हाँ, कि कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन मुझे पीठ पे बिठाएगा। और किसके पास गया था? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों के पास। करेक्ट। बैल के तो पास। रैट्स जो होते हैं बड़े ही विजडम यानी कि दिमाग पर वाइज दिमाग लेकर आते हैं कि मैं अपना भला कहाँ पे और कैसे ढूंढूं, मैं कैसे किसी के साथ एक रिसोर्सफुलनेस में चले जाऊं। चालाक अपने खोपड़ी। रिसोर्स बनाते हैं, हाँ, एकदम वैसे कि मेरे लिए क्या सही होगा, मैं किस तरीके से अपने आने वाले फ्यूचर को बदलूं। उसने रेस का इतिहास बदल दिया। छोटा सा चूहा घोड़े को बैल को हरा के आगे पहुंच गया। तो चूहे को पता है कि अपनी जिंदगी में सक्सेस कैसे लानी है। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपनी पॉसिबिलिटीज को इवैल्यूएट करते हैं। यानी कि यूँ भी कह सकते हैं कि दूसरे की पहचान को यूज करके अपनी पहचान पूरा बना सकते हैं। आप इनको किसी मीटिंग में बिठाओ, ये ध्यान से सुनेंगे कौन क्या बोल रहा है, इसका स्किल सेट क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इससे मैं आगे फ्यूचर में क्या मदद ले सकता हूँ। ये अपनी मदद के लिए कॉन्टैक्ट्स देख लेते हैं और बना लेते हैं। साथ ही ये बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं। आपको पता है चूहा रात को बाहर आता है, खाने का दाना जो किचन में मिलता है इकट्ठा करता है, चूहा इकट्ठा करता है। ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, सेविंग करते हैं, पर किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। इनका माइंडसेट हमेशा ये होता है कि इकट्ठा करो और बचाओ, आगे का सोचो। एक इनके अंदर खूबी ये देखी गई है कि जैसे आप चूहे को एक बड़े से जाल में फंसा दो, वो कुतर के बाहर आ जाएगा। बचपन में कहानी भी सुनी होगी। चूहा ऐसा ही है। चूहा क्या करता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, निकल आएगा। जो उसने कॉन्टैक्ट्स देके शॉर्टलिस्ट किए थे लाइफ में, उनकी हेल्प से फोन घुमाकर बात करके निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। ये लोग बड़े विटी होते हैं, तो आप देखोगे हमेशा वन लाइनर मार रहे होते हैं, जोक मार रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खुश रहते हैं। चूहों की खासियत ये देखी गई है कि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना आता है, प्रैक्टिकल बनके। इमोशनल नहीं है चूहे। हाँ, ये वाला जो साइन होता है इमोशनल नहीं होता। इनका एक चीज जिस पे इनको काम कर लेना चाहिए वो ये है, ये अक्सर रिवेंजफुल हो जाते हैं। इनको याद रह जाता है कि घोड़े ने मेरी मदद नहीं करी, और इसलिए आज रैट के दुश्मन में घोड़े की गिनती होती है। और अच्छी चीज देखो, इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बैल, ऑक्स, ज़ोडिएक के हिसाब से, क्योंकि ऑक्स ने माफ करना सीखा है। तो रैट का बेस्ट फ्रेंड ऑक्स बना। रैट उसको इतना क्यों मानता है? वो उसका रिसोर्स बना रेस जीतने के लिए। ठीक है। तो जो लोग भी रैट वाले ज़ोडिएक में जन्मे हैं, उन्हें हमेशा सेविंग करने की जो आदत उन्हें मिली है करते रहना चाहिए। ये उनकी कला है। पर रिवेंजफुल होने की वजह से उन्हें माफ करना भी सीख लेना चाहिए। ठीक है। अब 2026 इनके लिए कैसा जाएगा? देखो, ये आ रहा है हॉर्स का ईयर। हॉर्स और रैट में है दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। उसने रिजेक्ट कर दिया था ना कि मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। तो लव और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, 2026 में जो भी रैट वाले ईयर में जन्मे हैं, अगर तो वो सिंगल हैं, तो उनको उनके हिसाब का पार्टनर नहीं मिलेगा। अगर वो मैरिड हैं तो छोटी आर्गुमेंट्स बड़ी बन सकती हैं, इसलिए अवॉइड करना है अपने पार्टनर से लड़ना, आर्ग्यू करना। ठीक है। करियर की अगर बात करें तो रैट वाले इस साल अगर अपने काम में 2 स्टेप आगे जाएंगे, 1 स्टेप पीछे आएंगे, फिर 2 स्टेप आगे जाएंगे, 1 स्टेप पीछे आएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप हार्डवर्क तो करते रहोगे, आपको रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट मिलेगा। रैट वाले जो हैं, इनको अपने करियर में रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा, तो इन्हें हार्डवर्क करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी 2026 में। अब आते हैं इनकी वेल्थ पे, पैसे का कैसे रहेगा। देखो, पैसे के मामले में आपने बड़ा ही सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपका एनिमी ईयर है। इसका मतलब आपको सबसे पहले हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने की आदत डालनी है। कोई भी पेपर पढ़े बिना साइन नहीं करना है। ठीक है। और वेल्थ का फ्लो जो है स्टेडी रहेगा, तो जो आपने इतने साल में सेविंग करी है शायद आपको थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ जाए इस साल। ठीक है। अब आते हैं हेल्थ पे। स्ट्रेस आपका थोड़ा बढ़ेगा काम को लेकर,
जिसकी वजह से आपको डाइजेशन यानी कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो रैट वालों को इस साल क्या क्या ध्यान देना है? नंबर 1, नए रिलेशनशिप को चेज मत करो, पुराने रिश्ते को संभालो। तीसरा, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा स्ट्रेस मत आने दो और पढ़े बिना कोई भी पेपर साइन मत मत करो। करो। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट अब वाले चलते हैं दूसरे पे, यानी कि ऑक्स जो है बैल। बैल अब बैल की सबसे अच्छी क्वालिटी हमने कहानी से क्या सीखी कि इसको ताकतवर है। ताकतवर है और उसे फर्क नहीं पड़ा सेकंड आने पे, और चूहे का बेस्ट फ्रेंड भी बन गया है। तो इसका मतलब ये लोग माफ करने की क्षमता रखते हैं। पर पहली क्वालिटी जो हमने पकड़ी कि ये ताकतवर है, क्योंकि रेस में फर्स्ट आ रहा था ना। ऑक्स ईयर में जितने लोग भी जन्मे हैं ये एक्चुअल में बैल की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बैल बुद्धि तो नहीं होगा। नहीं, बिगैर थके, बिगैर रुके चलते ही जाएंगे। हार्ड वर्किंग ओनली। हार्ड वर्किंग ओनली, वेरी डेडिकेटेड और फोकस्ड अपने गोल पे। आप एक ऑक्स को उसको काम करने के तरीके से पहचान सकते हो। ये वो इंसान है जो सुबह आकर अगर अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहा है तो पूरा फोकस उधर है, इसे नहीं पता इसके आगे पीछे क्या हो रहा है, इसे मतलब ही नहीं है। वो अपने गोल की तरफ दौड़ा, उसमें चूहा पहले आया कि आया उसको फर्क नहीं पड़ा, उसने अपने गोल पे फोकस रखा। हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है और उसने चूहे का साथ नहीं छोड़ा, डिपेंडेबल है। आज अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऑक्स का पार्टनर आ जाए, आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लो। आपके घर में ऑक्स का एक डोमेस्टिक हेल्प आ जाए, आप उसे चाबी दे दो आपके घर की, डिपेंड कर सकते हो आप इन पे। ये वो दोस्त है जो मुसीबत में आएगा ही आएगा। लेकिन इतने हार्ड वर्किंग होते हैं कि अगर ये गृहिणी भी है, हाउसवाइफ है, चलती रहेंगी। अगर ऑफिस में काम करिए फोन पे चलती हुई दिखेंगी। फिजिकल इंड्योरेंस लेवल बड़ा हाई है, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे थकते नहीं है, वापस फ्रेश उठते हैं, वापस शुरू हो जाते हैं। ये इनकी क्वालिटी और क्षमता देखी गई है। क्या बात है, मतलब खतरनाक आदमी है सब। बिल्कुल। और इसी वजह से ये वो लोग होते हैं जो अपनी फैमिली में कुछ अलग कर गुजरते हैं, क्योंकि थके भी नहीं, रुके भी नहीं और अपने गोल पे फोकस। फिर लोग इनका फायदा भी उठा ले जाते होंगे, जैसे चूहा उठा गया। इनका नहीं उठाते क्योंकि इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। एक है हमारे पास ऐसा जानवर जिसके भोलेपन का फायदा बहुत सारे उठा जाते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे। ठीक है। ठीक। Pouring more into social and search? 2026 कैसे रहने वाला है देखो। हॉर्स की यानी कि घोड़े की आपसे कोई खास शत्रुता नहीं है, ठीक है, उसकी चूहे से है। पर चूहा आपका दोस्त है तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लव एंड रिलेशनशिप की, तो ऑक्स को हॉर्स वाले ईयर में कुछ ऐसे पार्टनर मिल सकते हैं जो हॉर्स की एनर्जी लाए। और ऑक्स कैसी एनर्जी है? ऑक्स को खुद की कमरे बहुत पसंद है। ऑक्स आपको अक्सर एक बड़े कमरे में जहाँ बहुत सारा गेट टुगेदर चल रहा होगा, अकेले बैठे हुए दिखेगा। तो ऑक्स को हॉर्स एनर्जी का पार्टनर आ सकता है कि भाई किसी ऐसे ने प्रपोज कर दिया जिसको पार्टी पसंद है, मुझे तो घर पे बैठना पसंद है, ये हो सकता है। दूसरा, जो शादीशुदा ऑक्स है उनके लिए ये ज़रूर हो सकता है कि कहते हैं ना, ऑक्स ने अगर अपने सींग मार दिए है ना, तो फिर मतलब लड़ाई बड़ी हो गई, झगड़ा हो गया। और यही उसकी वीकनेस है। जैसे चूहे की वीकनेस थी रिवेंज, इसकी वीकनेस है अगर आप इसको बहुत उकसाओगे ना, ये सींग मारता है, ये स्टबर्न पलटवार होता है। करेगा। हाँ, ये ना सुनता किसी की थोड़ी कम है ऑक्स, और अपने आप को सही मानता है, स्टबर्न हो जाता है, ये इसकी वीकनेस है। तो रिश्ते में ये चीज़ आड़े आएगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हो और आपका पार्टनर अगर आपसे कुछ कह रहा है या समझा रहा है, तो आपको उसकी सुनना सीखना पड़ेगा। फिर आप देखो, आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपकी शादी भी अच्छी चलेगी। क्योंकि अक्सर जो लोग ऑक्स को एडवाइस देते हैं ना, वो ऑक्स के काम भी आती है, वो अपनी स्टबर्ननेस में सुनता नहीं है। ठीक है, ये हो गया लव एंड रिलेशनशिप। करियर कैसा रहेगा? करियर में ना इनको कोई ना कोई सपोर्टिव मेंटोर मिलने वाला है। कोई ऐसा मिलने वाला है जो बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे कर, देख क्या होता है, वैसे नहीं उस तरीके से करते हैं, चल हम साथ में कुछ करते हैं, हम साथ में कोई वीडियो बनाते हैं, हम साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इन्हें बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है। और क्योंकि ऑक्स इतना हार्ड वर्किंग है, ये जिसकी भी सपोर्ट पे उसके साथ जुड़ेगा ठीक लेकर आएगा। ठीक है, अब आते हैं इनकी वेल्थ पे। पैसे का फ्लो कैसा रहेगा? पैसे का फ्लो इनके लिए ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इनको उस पैसे को सेव करना स्टार्ट करना पड़ेगा।
अभी तक ये सेव नहीं कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, अब उसकी सेविंग शुरू करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, हेल्थ पे आते हैं। ऑक्स को 2026 में बोलते हैं रेस्ट कर लो। ये बहुत ओवरवर्कड है, बहुत भाग रहा है, बहुत काम कर रहा है। टाइम टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे और अपने आप पर फोकस करो। मेजर हेल्थ कंसर्न कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे चले। तीसरा कौन आया हमारी रेस में? तीसरा आया था शेर, यानी कि टाइगर। अब टाइगर की क्वालिटी क्या है हम सब जानते हैं, शेर जंगल का क्या है? राजा। राजा। तो राजा वाली ही पर्सनालिटी होती है टाइगर की। दबेगा उनको किसी ऐसा, से नहीं। हाँ, दबेगा किसी से नहीं। किसी से नहीं, वो पुष्पा वाली पर्सनालिटी, झुकेगा नहीं। चुपकेगा नहीं। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरे को ये पूरी जंगल का एक तरीके का कंट्रोल दिया हुआ है, तो मुझे सबकी रक्षा करनी है, मैं सबका राजा हूँ। आप देखोगे ये लोग हिम्मत वाले, करेजियस तो होते ही हैं, ये सबकी रक्षा में भी आगे रहते हैं। अगर इनकी आंखों के सामने सड़क पे फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत हो रहा है, एक इंसान वो होगा जो घूम जाएगा, मुझे किसी के मामले में नहीं पड़ना, भाई कपल लड़ा लड़ने दो। अगर वो टाइगर वाला है ना, वो जाके बोलेगा ये गलत है, वो सही के लिए आवाज उठाएगा। उसका मानना है पूरा जंगल मेरा है, मुझे सबकी रक्षा करनी है, जहाँ गलत हो रहा है मैं इंटरफेयर करूंगा, आवाज उठाऊंगा। इनके अंदर इतनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पसंद है। लोग बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे, कर देंगे। करेंगे। ये सोचेंगे ही नहीं, ये बोलेंगे इसी के तो वेट कर रहा था, चलो मार दो मुझको आके। बस। शेयर पर्सनालिटी वाले बिल्कुल वैसे दिखते हैं। पर जैसे कि हमने देखा है कि हर एक एनिमल का एक पॉजिटिव है, तो एक वर्क ऑन वाला एरिया भी है जिस पे आपको काम करना है। तो शेर के लिए क्या है, ये बड़े डोमिनेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जंगल तो मेरे हिसाब से चलेगा ना। सबको कंट्रोल ये अपने करेंगे। टीम में, अपने घर में, अपने रिश्ते में, हर जगह डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पर आप ये भी तो देखो कि आप जिसे कंट्रोल कर रहे हो, कहीं वो आपसे रेस में पहले तो नहीं आया, कहीं वो आपके जितना बलशाली तो नहीं है, या बलशाली ना होते हुए भी चतुर तो नहीं है जो छोटा चूहा था। तो आप बाकी के भी तो डायनामिक्स देखो ना। तो इनके लिए 2026 में ये सलाह दी गई है, आपके रिश्तों में ये इनके साथ क्या होगा, ये स्टबन हो जाएंगे, और स्टबन होने की वजह से ये अकेले बढ़ जाएंगे। अब चाहे वो सिंगल्स हो और चाहे वो मैरिड कपल हो, एक ही आपके लिए एडवाइस है, स्टबन मत हो, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, देखो। अभी इतने स्टबन हो सकते हैं कि घर वाले को बोल देंगे मुझे शादी ही नहीं करनी, इतने स्टबन हो सकते हैं दोस्तों बोलेंगे मुझे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं, और जो शादीशुदा है वो बोलेंगे भाई मुझे तुम्हारे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने में ही ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना स्विमिंग करने, अपनी एक्टिविटी में निकल गए, तो गलत है एकदम क्या? अलग हो गए। तो ये गलत है। गलत नहीं है, बट इनको कैसा करना है, ये प्यार है, रिश्ते हैं, इनको साथ में लेकर चलना है। स्टबननेस और लड़ाई की वजह से स्विमिंग करने मत जाओ, अच्छा। अपने इंजॉयमेंट के लिए जाओ, अपनी एक्टिविटी के लिए जाओ। ये अकेले जाएंगे गुस्से में, मैं ये करने जा रहा हूँ खुद ही, तुम मत आओ मेरे साथ। एक लड़ाई से निकलेगा इनका अकेलापन, वो संभालना है। यानी अकेलापन दो तरीके का निकला जाता है। हाँ।